गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर आपके लिए मैं इस टॉपिक की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। शिक्षण अधिगम का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसकी हमने कुछ परिभाषा और पाठ्यक्रम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था पिछली लास्ट क्लास में, और अब हम अध्ययन करेंगे कि एक शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। यदि किसी शिक्षक को पढ़ाने के क्षेत्र में किसी कोई भी फील्ड हो, देखो अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण होना चाहिए। उसी प्रकार से एक शिक्षक में भी क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छा शिक्षक कहलाने के योग्य कब होता है कोई, तो देखो शिक्षक की मैं यदि बात करूं तो इसमें 3 शब्द हैं। इसका मतलब शीलवान, इसका मतलब क्षमावान और इसका मतलब कर्तव्यवान। तो शिक्षक शीलवान भी होना चाहिए, क्षमावान भी होना चाहिए और कर्तव्यवान भी होना चाहिए। हम जो शिक्षा विधियां पढ़ रहे हैं, देखो वहां प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से शिक्षक का गुण है या निम्न में से शिक्षक का गुण नहीं है। तो आपको मैं जो पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान रखना, और किस प्रकार से आपको ध्यान रखने वो देखिए। एक शिक्षक में मैं सबसे पहले बात करूं व्यक्तिगत विभिन्नता की, यानी कि एक शिक्षक भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं बात करूं आपसे यदि व्यक्तिगत भिन्नता की, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि मान के चलो एक शिक्षक की क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी बैठे हैं। कोई विद्यार्थी हो सकता है कमजोर हो पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई विद्यार्थी थोड़ा सा होशियार हो। तो ऐसा नहीं है कि आप उस कमजोर विद्यार्थी को हे दृष्टि से देखें और होशियार विद्यार्थी को एक सम्मान की दृष्टि से देखें। नहीं, वो अच्छा शिक्षक कदापि नहीं हो सकता। अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? जो सभी विद्यार्थियों को समान भाव से देखे, यानी कि उनमें विभिन्नता होते हुए भी, उनमें क्लास में विद्यार्थियों में विभिन्नता होते हुए भी आप उनमें किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं करें अपने हे दृष्टि में। आपको यदि सम्मान के भाव से प्रत्येक विद्यार्थी को देखना है, वो सभी को एक समान, ऐसा नहीं है होशियार को अलग और किसी जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई में उसको अलग दृष्टि से देखें। क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है ना, वो किसी अलग फील्ड में मजबूत है। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। ये देखो, भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए, भेदभाव करने वाला शिक्षक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के 10 नंबर आ गए क्लास में, किसी के 5 नंबर आ गए, 10 नंबर वाले को ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस बच्चे के 5 नंबर वाले हैं उसको हतोत्साहन कर रहे, तो आप एक अच्छे शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। अच्छा शिक्षक कभी भी किसी विद्यार्थियों में आपस में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, ये गुणधर्म जरूर होना चाहिए शिक्षक में, शिक्षक होने से पहले। दूसरी बात, अनुशासन प्रिय। प्रत्येक शिक्षक को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। यह नहीं कि आपकी क्लास चल रही है और विद्यार्थी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। किसी चीज को आप इंटरेस्ट पढ़ाने के प्रति आप जब तक इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे विद्यार्थियों में, तब तक वे रुचि नहीं ले पाएंगे। आप खुद को रुचि लेना पढ़ाई में, पढ़ाने में जरूरी है। जब तक आप पढ़ाने में रुचि नहीं लेंगे, विद्यार्थी पढ़ने में नहीं लेंगे। तो विद्यार्थियों से पहले आपको खुद को अनुशासन प्रिय होना जरूरी है। सामाजिक जागरूकता। प्रत्येक शिक्षक को सामाजिक जागरूक होना चाहिए, यानी कि समाज की क्या अपेक्षा है। एक शिक्षक समाज का आदर्श होता है। एक शिक्षक समाज का क्या होता है? आदर्श होता है। तो आदर्श होता है, इसीलिए उस समाज को उस शिक्षक से काफी बहुत ज्यादा अपेक्षा होती है। विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो दांव पर लगाता है एक शिक्षक की सोच पर। वो विद्यार्थियों किस प्रकार से योग्य बनाता है, जिस प्रकार से एक कुम्हार एक मटके को ठोक पीट के इतना मजबूत बना देता है कि वो बाद में जिस काम के लिए बनाया जाता है, पानी भरने के लिए, उसको भली भांति बखूबी निभाता है। भट्टी में पकाता है, उस मिट्टी को गूंथता है। काफी दिनों बाद जब वो मटका तैयार होता है ना, तो बहुत शानदार अपने मेहनत का जो परिणाम देखता है, बहुत प्रसन्नता होती है कुम्हार को। उसी प्रकार एक शिक्षक को, एक विद्यार्थी को उसी प्रकार सींचना चाहिए। एक पेड़ को भी हम जल देते हैं, डेली पानी देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। जब फल देता है तो अच्छा लगता है, छाया देता है तो अच्छा लगता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब अपने जीवन में एक उच्चतम सफलता के शिखर को हासिल करता है,
तो एक शिक्षक की यह सर्वोत्तम सफलता है। यदि विद्यार्थी किसी निम्निष्ट कार्य में संलग्न है तो वहां उस शिक्षक की असफलता होती है। तो सामाजिक जागरूक होना जरूरी है। अगला देखो, आप जिस भी विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कोई भी विद्यार्थी चलती क्लास में आपसे कोई प्रश्न पुटअप कर रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कक्षा में क्या पढ़ाना है उस पढ़ाने से संबंधित सामग्री को भली भांति पहले अध्ययन करना है खुद का, क्योंकि देखो एक अच्छा शिक्षक होने का यही है कि आप पहले खुद पढ़ें और फिर चीजों को समझें और फिर योजना बनाएं और योजना बना के फिर आप बच्चों को क्लास में पढ़ाने आए। बिना योजना के क्लास में आप पढ़ा नहीं सकते। आगे देखो, तो विषय का विशेषज्ञ होना जरूरी है, खुद के विषय में ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षण विधि का ज्ञान, कल मैंने शिक्षण विधियों के बारे में बताया था कि आगमन से निगमन की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, इन सभी प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। और एक क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न विद्यार्थी पाए जाते हैं तो उनमें भिन्न भिन्न दिमाग होता है और अलग अलग दिमाग के विद्यार्थियों को आप ऐसी कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे कि वो सब विद्यार्थी आपसे संतुष्ट हो जाएं, पढ़ाई की हर छोटी छोटी चीज उनके दिमाग में क्लियर हो जाए, तो ही आप एक अच्छे शिक्षक कहलाने के योग्य हैं। विद्यार्थी भावना का भी सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थी भावना के भी क्या करना चाहिए? सम्मान। यदि कोई विद्यार्थी है आपसे कुछ पूछने की इच्छा रख रहा है तो ऐसे नहीं कि उसकी भावना को आप दबा दो, हे तुरंत बैठ जा, फालतू बात नहीं। बच्चा ये उत्सुक है किसी प्रश्न को जानने का तो उसको तरीके से चीजों को समझाओ। इस प्रकार से किसी विद्यार्थी पर ऐसे टूट के नहीं पड़ना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। मधुर संबंध, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संबंध मधुर होने चाहिए और अच्छे संबंध। देखो अच्छे संबंध में मधुर संबंध आ जाता है, लेकिन मधुर संबंध में ये इसके अंतर्गत अच्छा, जब दो ऑप्शन हो आपको कि किसी विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए, तो यदि ये दोनों हो तो ये होगा और कोई सा एक हो तो फिर जैसे मधुर है तो मधुर होगा, अच्छे है तो अच्छा तो हो गई, लेकिन इन दोनों की स्थिति में इसको आप ज्यादा तवज्जो दोगे, अच्छे संबंध को। नेतृत्व का गुण होना चाहिए। एक शिक्षक का विद्यार्थी को संधारण, मतलब उसके विद्यार्थी के आप किस प्रकार से उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, किस प्रकार से उसको पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर सकते हो। आप जो समझा रहे हो वो दिमाग में उसके में बैठ रही है नहीं बैठ रही है, आपको इसमें समझ विकसित होनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। ये नेतृत्व का गुण। संप्रेषण योग्यता, आप जो चीज समझा रहे हो क्लास में, आप जो चीज समझाना चाह रहे हो, जो लिख रखा है आपने बोर्ड पर, वो विद्यार्थियों को पहुंचाने की आपकी कितनी योग्यता है, उनको किस भाषा में समझ में आएगी बात, किस प्रकार से कैसे उदाहरण लेंगे आप कि उनके चीजें क्लियर हो जाए। ये संप्रेषण योग्यता का गुण आप में होना चाहिए। और एक सृजनात्मकता का गुण, ये अवश्य बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है एक शिक्षक में। ये सृजनात्मकता क्या होता है? देखो भिन्न प्रकार की क्लासों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी पाए जाते हैं। कोई विद्यार्थी पढ़ाई में होशियार होता है, कोई विद्यार्थी किसी दूसरे क्षेत्र में होता है, कोई मैकेनिक, कोई इंजीनियर, कोई और जो भी उनके क्षेत्र हैं। तो विद्यार्थियों को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए आदमी। सृजनात्मकता का गुण ऐसे होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी को वो क्या समझना चाह रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कहां कोई ऐसी समस्या हुई है। तो सृजनात्मकता का गुण यदि आप में है तो आप विद्यार्थी को भली भांति पहचान सकोगे कि ये विद्यार्थी किस चीज में समस्या अनुभव कर रहा है। ठीक है, ये गुणधर्म आप एक शिक्षक होने के नाते आप में जरूरी है। आगे देखो, देखिए अब हम बात करेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है और उसके बाद में अधिगम से संबंधित कुछ नियम है पावलोव का, ठीक है, और तुम्हारे स्किनर का। ये कौन कौन से नियम है उनको सिर्फ नामों से ध्यान देंगे। स्किनर ने कौन सा नियम दिया था, पावलोव ने कौन सा नियम दिया था, चूहे पर प्रयोग किसने किए थे, कुत्ते पर किसने प्रयोग किए थे। पहले हम समझते हैं कि वास्तव में अधिगम है क्या। देखो अधिगम का सीधा सीधा अर्थ अपन सीखने में लेते हैं कि अधिगम वो है जो हम सीखते हैं। तो क्या हर सीखा हुआ काम होगा वो अधिगम होगा? हर सीखी हुई चीज को आप अधिगम कहोगे?
आप किसी भी चीज को अभी सीख रहे हो, कल उसको भूल गए, क्या उसको अधिगम कहोगे? इस बारे में चर्चा करेंगे अब हम। देखो, तो सीखना और अधिगम में बहुत थोड़ा सा फर्क है। व्यवहार में यदि परिवर्तन है तो उसको आप सीखना कह सकते हो, लेकिन यदि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यदि व्यवहार में कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? अधिगम के अंतर्गत आएगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत आएगा, जबकि व्यवहार में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? सीखने के अंतर्गत आता है। अब स्थायी परिवर्तन किससे आता है? स्थायी परिवर्तन आता है अनुभव और अभ्यास। अनुभव और अभ्यास, इन दोनों की सम्मिश्रण से, इन दोनों के सम्मिश्रण से क्या व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधिगम बोलते हैं। अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम का उद्देश्य होता है आसपास के वातावरण के साथ समायोजन। आसपास के वातावरण के साथ क्या करना? समायोजन करना। यह क्या है? हमारे अधिगम का उद्देश्य होता है। देखो, अभी मैं आपसे कह दूं कि आपका व्यवहार चिड़चिड़ा हो रहा है, या आपको किसी शरीर में थकान के कारण नींद का अनुभव हो रहा है। आप कल डेली शाम को 10 बजे सोते थे, और यदि आप आज थकान के कारण 7 बजे सो गए, तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेकिन यह स्थायी है क्या? यदि आज आप थकान की वजह से जल्दी सो गए, तो क्या कल भी जल्दी सोओगे? नहीं। कल यदि थकान नहीं है तो आप उसी टाइम पर सोओगे। तो स्थायी परिवर्तन जो नहीं है उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। चिंता, नींद, चिड़चिड़ापन, इनको हम स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत नहीं ले सकते। हाँ, ये व्यवहार में परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्थायी परिवर्तन में नहीं आते। स्थायी परिवर्तन में वो आते हैं जो अनुभव और अभ्यास के कारण लंबे समय तक हमारी स्थायी मेमोरी में रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलो, स्कूल की घंटी डेली 10 बजे बजती है, ठीक है, और 10 बजे स्कूल की घंटी, अब उसमें पीरियड की भी घंटी लगती है, ठीक है, और एक रेस्ट की भी घंटी लगती है, एक छुट्टी की भी घंटी लगती है। अब छुट्टी की घंटी लगाने का जो तरीका है वो हमारे दिमाग में फिक्स हो गया। यदि छुट्टी की घंटी के टाइम पर कोई घंटी नॉर्मली ऐसे लगाएगा, एक एक करके आराम से लगाएगा, वो जल्दीबाजी की जो घंटी लगती है छुट्टी की वो नहीं लगाएगा, तो हम क्लास से बाहर नहीं आते, सोचे विमर्श हो जाते हैं, यार आज छुट्टी क्यों नहीं हुई? चलो उसने छुट्टी ही कर दी, वो स्कूल वालों ने। तो हमारे दिमाग में क्या चीज फिट हुई है कि वो जो छुट्टी की घंटी होती है वो लगातार बजती है, प्रति सेकंड अंतराल में, बहुत जल्दी जल्दी। तो वो हमारे दिमाग में स्थायी है। वो अनुभव और अभ्यास एक लंबे समय से स्थायी मेमोरी में चली गई, स्थायी परिवर्तन है, उसको अधिगम कहोगे। इसको अधिगम नहीं कहोगे आप कि अभी आपको नींद आ गई और आप सो गए, व्यवहार में तो परिवर्तन हो गया साहब, बिल्कुल सही है, कल मैं इतने जल्दी नहीं सोता था, आज सो गया। तो स्थायी अधिगम, जो स्थायी परिवर्तन है वो ही क्या होगा? अधिगम होगा। और स्थायी क्या? व्यवहार में परिवर्तन। स्थायी किसमें? व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है साथियों, ये आज की आपकी क्लास रही, और कल इससे आगे हम अधिगम के बारे में, कुछ नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।